Good morning, everyone. So, we'll be starting with our today's lecture. If you remember, last time we have started a concept called framing, deep and surface linking क्या होता है वो हम लोगों ने समझा था. तो वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके. So, this is the point. That is the यहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था. टिकट मास्टर और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में का जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बता दिया था. सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से पढ़ लो. सॉरी, ध्यान से पढ़ लो वापस. सो एज यू वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग. फ्रेम्स जहां पे एक वेबसाइट पे फ्रेमिंग इज लिंक टू अनदर वेबसाइट वेयर बाय सच अ वेबसाइट इज डिस्प्ले विद इन द विंडो और अ फ्रेम. तो हम लोगों को HTML फ्रेम्स पता ही है. सो वैसे यहाँ पे वी माइट बी हैविंग सच फ्रेम्स और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव एडेड फ्यू वेबसाइट्स देयर. सो आप समझ लो कि मैंने अपने वेबसाइट पे ही फ्रेम्स ऐड किया है और वहाँ पे मैं बाकी बहुत सारे जो अलग अलग वेबसाइट्स है उसको मैं लिंक करके बता रहा हूँ. दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ फ्रेमिंग. सो आप सबने HTML में फ्रेम्स एक दो बार तो किए ही रहेंगे. सो सेम थिंग इज गिवन प्रोवाइडेड हियर एज वेल. एज यू कैन frames or a framing is linked to another website whereby such a website is displayed within the window or a frame is distinct from linking the internet user remains the framing website. तो आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाने के बदले अब मैंने आपको अपने वेबसाइट के ऊपर एक फ्रेम में जो वो वेबसाइट मेन दे दिया है, यू स्टेज देयर ओनली. सो उससे क्या होगा कि ओरिजिनल वेबसाइट पे लोग नहीं जाएंगे. So that is a drawback. So it allows a website designer to embed independently scrollable window within its own border when a site is framed or a web page is framed within another website or on some another URL. बहुत simple है. So that is what we mean by this point. I hope this is clear to everyone. अब इसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक कैफे वर्सेस मोर्टन है. अब केस क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक कैफे है और उस वहां पे वी हैव मोर्टन करके एक पर्सन है. ये दोनों के बीच में एक केस है. सो व्हाट दे आर सेइंग, मोर्टन वाज अ फाउंडर, मतलब ये जो पीटर मोर्टन है वाज अ फाउंडर ऑफ हार्ड रॉक कैफे. लेकिन बाद में उसने अपना ये जो कैफे है ये सोल्ड कर दिया था टू सम पेरेंट कंपनी. नाउ ये जो मोर्टन अभी ये जो पर्सन है जो स्टार्टिंग में फाउंडर था हार्ड रॉक कैफे का, उसके पास अभी हार्ड रॉक कैफे में जो होटल है एंड कैसीनो है उसी के सिर्फ राइट्स है. द पेरेंट कंपनी उसने क्या किया, जिसने हार्ड रॉक कैफे मोर्टन के पास से खरीदा था, एक्सेप्ट दिस होटल एंड कैसीनो बिजनेस, बाकी पूरा हार्ड रॉक कैफे खरीद लिया था. बराबर है. तो ये होटल और कैसीनो छोड़ के और कोई भी जो कैफे के जो बाकी के जो चीजें उसके बारे में आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते. बराबर है. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, जो कैसीनो एंड वाज ग्रांटेड अ लाइसेंस टू यूज सर्टेन सर्विस मार्क and trademarks. The parent company let us file a case against Morton claiming that he has violated the licensing agreements. क्यों? Because he is illegally framing the site to sell CDs. मतलब हार्ड रॉक कैफे का आपने देखा रहेगा कि अलग से जो एल्बम्स है, म्यूजिक एल्बम्स है, वो भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, The court pointed out that the framing made is unclear to user whether he or she had left the Hard Rock Hotel website. बराबर है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर मैं हार्ड रॉक का अगर सीडी परचेस करने भी आ रहा हूँ, सो आई स्टे एट मोर्टन्स वेबसाइट ओनली. तो वहां से ही बिजनेस हो रहा था, वहां से ही सेलिंग हो रहा था. तो क्या हो गया कि हार्ड रॉक कैफे करके जो एक बैंड भी है और जिसका होटल और कैसीनो भी है, वो उसमें से होटल और कैसीनो मॉर्टन के पास है, लेकिन उसके जो एल्बम्स है या बैंड जो है उसके राइट्स जो है वो और किसी के पास चले गए थे. बट व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट जहाँ पे आपने हार्ड रॉक का होटल और कैसीनो के बारे में लिंक किया हुआ है, लेकिन आप यूजर को बता ही नहीं रहे कि फॉर परचेसिंग अ सीडी यू सपोज टू गो टू सम अनदर वेब पेज, आप अपने ही साइट पे रख रहे हो उनको. बराबर है. सो
यहाँ पे वो जो पर्सन था उसके अगेंस्ट केस गया, बाद में वो चेंज हो गया और लेटर उसने वो जो king था वो हटा दिया, वो केस सेटल हो गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, अब यहाँ से हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चालू होता है, लाइबिलिटी ऑफ आईएसपी। आईएसपी कौन होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर कॉल्ड एज आईएसपीज। अब व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस आईएसपीज? आईएसपीज आर द पीपल हु आर बेसिकली प्रोवाइड्स अस इंटरनेट, है ना। सो अब कोई भी अगर आपको इंटरनेट, उसको हम लोग आईएसपी बोलेंगे। सो एज यू कैन सी द लाइबिलिटी ऑफ आईएसपी फॉर अ कॉपीराइट वायलेशन। नाउ टेल मी वन थिंग, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, कोई भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ना, उन्होंने आपको इंटरनेट दिया हुआ है। अब आप वो इंटरनेट को कौन से वे में यूज करेंगे, दे आर नॉट बेसिकली liable for that. So if you are accessing internet for some illegal activity, so ISP is not liable. उसने आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया है, एंड गवर्नमेंट साइड से अगर कुछ उसको नोटिफिकेशन मिलेंगे जहाँ पे ही सेज कि ओके कोई वेबसाइट जो है दोज वेबसाइट्स आर बैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइट, तो फिर आईएसपीज वो वेबसाइट्स को बैन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट साइड से अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो वो टाइम पे आईएसपीज मैन्युअली कोई वेबसाइट्स बैन नहीं करते, एक्सेप्ट कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हार्मफुल। अब सेम चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि व्हेन वी पुट अकाउंटेबल फॉर समथिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जो मैंने आपको डेफिनेशन बोला उसके हिसाब से। Sir, यस, sir, sorry, but there are few waiting in the lobby. नहीं मैंने एडमिट कर दिया सबको, अभी कोई नहीं है। Okay, okay, sir. सो अब देखो बेसिकली क्या कि जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन अगर आईएसपीज को अगर कोई गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंटरनेट। नाउ दैट इंटरनेट यूजिंग इन विच टर्म्स और फॉर व्हाट पर्पस, आईएसपीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसे अगर आपको फेसबुक प्रोवाइड हुआ है, तो अब फेसबुक पे आपको फेसबुक लाइव, फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन, फेसबुक पे वीडियो शेयर करने का ये सारे फैसिलिटीज है। नाउ फॉर व्हाट पर्पस यू आर यूजिंग दिस फेसबुक लाइव फैसिलिटी, ये फेसबुक इंडिविजुअली मॉनिटर नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कि आप जाके फेसबुक को बोलो कि ओके यू कैन नॉट यूज फेसबुक, या अगर वो कोई फेसबुक लाइव फैसिलिटी अगर कोई मिसयूज कर रहा है, देन यू कैन जस्ट गो एंड आस्क कि ओके यू कैन नॉट यूज फेसबुक फॉर दिस XYZ रीजंस। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बराबर है। अदरवाइज आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब फेसबुक लाइव के ऊपर इफ यू नो कि ये इंसिडेंट हुआ था कि लाइव रेप जो है वो फेसबुक लाइव पे कैप्चर हुआ था, वो लाइव जा रहा था, पीपल वे वॉचिंग, और किसी ने कंप्लेन किया, एंड जैसे ही फेसबुक को पता चला, फेसबुक ने वो डाउन कर दिया। नाउ वी कैन नॉट ब्लेम फेसबुक टिल द पॉइंट कि फेसबुक को बोला था कि कहीं पे फेसबुक लाइव फैसिलिटी जो है वो मिसयूज हो रहा है, और फिर भी अगर फेसबुक ने अगर एक्शन नहीं लिया, देन फेसबुक इज लायबल, ठीक है। लेकिन अगर फेसबुक को पता नहीं है, किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट पुट फेसबुक लायबल फॉर समथिंग। क्लियर है? सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद आईएसपी एज वेल। ओके, मैंने फर्स्ट लेक्चर का अटेंडेंस लिंक जो है वो चैट में डाला है, आप लेक्चर के साथ मार्क करते जाना, देख लो। सो नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग सपोज कोई एक XYZ, एक सेकेंड, लाइक हाँ, अब देखो कि नेट न्यूट्रलिटी का बात आ रहा था। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि वी हैव ISPs, और वो जो ISPs है मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनका बड़े बिजनेसमैन के साथ कहीं ना कहीं क्या होगा, एक टाई अप हो जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे जो जियो है उसका सपोज फेसबुक के साथ में टाई अप है, तो जब भी मैं फेसबुक या उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस एक्सेस करूंगा, इट वर्क्स टू फास्ट। लेकिन व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस सम अदर एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट लिंक्ड विद फेसबुक और आइदर व्हिच आर लिंक्ड विद गूगल, तो अब फेसबुक ने जियो को एक्स्ट्रा पे किया हुआ है जस्ट टू provide extra bandwidth to Facebook and its related application like WhatsApp, Insta, etc., etc. And
फेसबुक ने वापस जियो को ही पे किया है टू डिक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ गूगल एंड इट्स रिलेटेड एप्लीकेशंस। सो इससे क्या होगा, इफ आई एम यूजिंग जियो का इंटरनेट, जियो का 4G सर्विस, एंड व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस गूगल इट वर्क्स स्लो, व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस यूट्यूब इट वर्क्स स्लो, एंड व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस व्हाट्सएप फेसबुक और वहां पे उनके वीडियो सेक्शंस जब मैं एक्सेस कर रहा हूं तो वो बहुत फास्ट चल रहा है। सो व्हाट पीपल विल फील कि भाई फेसबुक ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा अच्छा सर्विस दे रहा है कंपेयर टू गूगल, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस। बैकग्राउंड में कुछ अलग स्टोरी चल रहा है। सो यहां पे भी हम लोग आईएसपीज को ब्लेम कर सकते हैं, याद रखो। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि इंटरनेट रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तभी आईएसपीज पिक्चर में आ रहे थे, क्योंकि उनका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये उनके लाइबिलिटीज तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव मॉडिफाइड दिस वर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। मतलब वेन एवर वी फेस एनी प्रॉब्लम और इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क, वो टाइम पे आईएसपीज आर लायबल। क्लियर है? कभी आईएसपीज लायबल रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल है, याद रखो। यूट्यूब पे अगर पायरेटेड वीडियोस जा रहे हैं, पॉर्न वीडियोस अगर जा रहे हैं, यूट्यूब इज नॉट लायबल जब तक कोई यूट्यूब को नोटिफाई नहीं करता। इफ समवन नोटिफाइज यूट्यूब, देन उसके बाद में भी अगर यूट्यूब कोई एक्शन नहीं लेता है, देन यूट्यूब इज लायबल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां पे भी सेम है। इफ आई अपलोड सम वीडियो यूजिंग जियोज इंटरनेट एंड वो अगर पायरेटेड वीडियो है, देन वन कैन नॉट ब्लेम जियो स्टेटिंग कि आपका इंटरनेट यूज करके कोई कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, because Jio provides internet only. Now for what purpose you use that internet, it's purely up to us. Getting? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, there is a debate which is still going on with respect to ISPs and its liability. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, copyright violation are subject of a debate, and उसके आगे अगर आप देखेंगे, to deal with the liability of ISPs there is no statutory provision. स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, कोई एक फिक्स लॉ बना हुआ नहीं है। स्टैट्यूटरी मतलब कोई एक एक्ट या लॉ बनता है। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल वी हैव आईटी एक्ट 2000, तो ये स्टैट्यूटरी लॉ है जहां पे हम लोगों ने ये एक्ट को, ये बिल को पहले विधानसभा राज्यसभा में पास किया, प्रेसिडेंट का साइन आया, उसका परमिशन मिला और बाद में हम लोगों ने ये लॉ अप्लाई किया। अब ऐसे कोई रूल या लॉ आईएसपी के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये हम लोग यूएस की बात कर रहे हैं, अपना बात ही नहीं आ रहा है अभी तक। तो द सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट स्पीक्स अबाउट द लायबिलिटी। सो अब यूएस में बात हो रहा था कि वहां पे आईएसपी का जो लायबिलिटीज है वो बहुत लिमिटेड था। अब वो टर्म में इंडिया में भी कहीं ना कहीं उसके लायबिलिटीज लिमिट हो रहे थे, या वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा था बहुत सारी चीजों के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, आईटी एक्ट जो बना है इंडिया में, वहां पे हम लोगों ने सेक्शन 79 ऐड किया, और सेक्शन 79 में हम लोगों ने आईएसपी पे आई को हटा के एनएसपी कर दिया, मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। इंस्टेड ऑफ सेइंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट वी आर सेइंग, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, एनी पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एज अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर शेल नॉट, मतलब कंपल्सरी है, शेल नॉट बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर सर्टेन केसेस, रूल्स और रेगुलेशन। बराबर है? कोई एक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, आप देखो कि अगर मैंने एक कोई कॉलेज का डेटा चुरा के अगर इंटरनेट पे डाल दिया, वी कैन नॉट पुट आईएसपी लायबल फॉर दैट, बिकॉज आईएसपी को नहीं पता है कि मैंने क्या डेटा चोरी किया, कहां पे रखा, क्यों रखा। जब तक कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे कोई पायरेटेड वीडियो डाल दिया, तो वी कैन नॉट गो एंड फाइल अ केस ऑन जियो क्योंकि मैंने जियो का इंटरनेट यूज किया, या वोडाफोन या एयरटेल बिकॉज मैंने उसका इंटरनेट यूज किया। वी कैन जस्ट सिंपली से कि we can simply file a case at YouTube, we can simply file a complaint at YouTube stating कि okay there is a pirated video from this channel, बराबर है, और वो YouTube उसको डाउन कर देगा, और उसके बाद में जो पर्सन है उसको भी डाउन कर देगा।
That is as simple as that. So even if we prove that the offense or contravention was committed without his knowledge, or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense or contravention, जैसे देखो कि गवर्नमेंट साइड से बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं दैट गवर्नमेंट और अलाउड सम और द अदर वेबसाइट्स. अब वो जो वेबसाइट्स है वो अगर फिर भी अगर इंटरनेट पे अगर एक्सेसिबल है फ्रॉम वोडाफोन, जियो या एयरटेल के इंटरनेट से, देन दे आर लायबल. जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है ना, मैनी पॉर्न वेबसाइट्स आर बैंड इन इंडिया. तो अगर वो बैंड है इंडिया में, बराबर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये वेबसाइट्स इंडिया में एक्सेसिबल नहीं रहेंगे इंडियन आईपी एड्रेस से, देन दे आर बैंड. तो अब फिर भी अगर आईएसपीज वो वेबसाइट को अगर अलाउ कर रहे हैं, देन दैट इज अ क्राइम. इट्स डिफरेंट कि मैं अपना आईपी चेंज करके देन अगर मैं कुछ कंटेंट एक्सेस कर रहा हूं, वो टाइम पे आईएसपीज लायबल नहीं है, बिकॉज आईएसपीज क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडियन आईपी एड्रेस से अगर कोई रिक्वेस्ट जाएगा ये पॉर्न वेबसाइट्स पे, उसको ब्लॉक करेंगे. लेकिन इंडिया के बाहर का कोई आईपी एड्रेस से अगर रिक्वेस्ट जाएगा उसको बैन नहीं करेंगे. वेरी सिंपल. सो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडियरी है, बराबर है, जैसे अमेजॉन जो है वो इंटरमीडियरी है. Now, third party information means any information dealt with any network service provider in his capacity as an intermediary. Now, if we can have a look at this, यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, Netscape and its cousins, a revolution on internet, but the crisis for copyright owner. अब मैं बहुत सिंपल में आपको ये स्टोरी सुना देता हूँ, जो भी पूरा स्टोरी दिया हुआ है. अब अपने हम लोगों ने टॉरेंट सुना ही है. टॉरेंट क्या होता है सबको पता है कि टॉरेंट के ऊपर आपको पायरेटेड मूवी, सॉफ्टवेयर, बुक्स सब कुछ मिलेगा. मतलब आप समझ लो कि टॉरेंट इज नेक्स्ट वर्ड फॉर अ पायरेसी. बट टॉरेंट को अभी तक हम लोग लीगली क्लेम नहीं, बिकॉज टॉरेंट क्या बोल रहा है कि जो भी चीजें उसके प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो रहे हैं वो सारी चीजें जो है वो अपने सर्वर पे नहीं रख रहा है. वो सारी चीजें स्टोर, those things are stored at what we say, those things are stored from users computer, peers and leeches वाला कि मेरे कंप्यूटर से कोई एक फाइल अपलोड होगा और आपके यहाँ पे डाउनलोड होगा, राइट. So in torrent we have seeders and leechers concept. अब ये सीडर्स और लीचर्स कंसेप्ट में क्या होता है कि मेरे कंप्यूटर से कुछ एक फाइल अपलोड होगा और सामने वाले के कंप्यूटर्स में डाउनलोड होगा. सो कोई एक टॉरेंट से फाइल जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, सो वी हैव अ लुक एट हाउ मेनी सीडर्स और लीचर्स आर देयर. तो कितने लोग अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज उनके कंप्यूटर में से थोड़ा थोड़ा डाउनलोड भी होगा. तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना आपका डाउनलोड भी फास्ट होगा, और जितने कम लोग रहेंगे उतना डाउनलोड स्लो होगा. तो ये नेटवर्क में हो रहा है, मतलब टॉरेंट अपने सर्वर पे कुछ नहीं रख रहा है. वैसा टॉरेंट ने बहुत कुछ सीखा हुआ है ये नैपस्टर वाले केस से. इसके लिए आज भी हम लोग टॉरेंट को डायरेक्टली लायबल कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी आगे टॉरेंट को कंप्लेन नहीं करता है कि भाई यहाँ पे पायरेटेड मूवी है, क्योंकि ऑफ कोर्स टॉरेंट इटसेल्फ इज फॉर पायरेसी. तो मैं जाके टॉरेंट को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ. नाउ अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे टेलीग्राम जो है वो एक नेक्स्ट टॉरेंट बनते जा रहा है. तो आपको अगर कोई पायरेटेड मूवी सॉफ्टवेयर अगर रिक्वायर्ड है, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम. बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं वहां पे. देर आर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल हु आर पार्ट और मेंबर ऑफ दैट चैनल. तो वहां पे बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. हर एक चीज जो आपको चाहिए, बुक्स, मूवीज, कोई सॉफ्टवेयर, हर एक चीज आपको टेलीग्राम पे भी मिलता है आज के टाइम पे. सो वहां पे जब तक कोई एक पर्सन वो चैनल के बारे में कंप्लेन फाइल नहीं करता है टेलीग्राम को, टेलीग्राम वो चीजों को डाउन नहीं कर रहा है. वो अपने सर्वर पे रखने के बाद भी उसको डाउन नहीं कर रहा है. हाँ, लेकिन किसी ने कंप्लेन किया तो उसको डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगा. सो इसके लिए आप देखो कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स. नेटफ्लिक्स के कोई सीरीज आपको चाहिए, अमेजॉन प्राइम की सीरीज चाहिए, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. अलग से चैनल चलते हैं उसके.
और वहां पे देर आर लैक्स ऑफ पीपल हु डाउनलोड्स इट, तो सबको पता है। बट उसमें से गलती से कभी कोई एक अगर जाके कंप्लेन फाइल करता है, तब जाके वो चैनल जो है उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक होता है और वो वाले कंटेंट वो हटा देते हैं। आफ्टर कंटिन्यूअस 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स वो चैनल जो है या वो जो भी पोस्ट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिनारियो। अब यहाँ पे टेलीग्राम ने एक्शन लिया, उसको पता था, फिर भी वो सामने से एक्शन नहीं लेगा जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता है, बिकॉज तब तक ही इज नॉट लायबल। सिंपली जैसे व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्या कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए व्हाट्सएप लायबल नहीं है। तो व्हाट्सएप के थ्रू जब मॉब लिंचिंग और ऐसे केसेस हो रहे थे, रूमर्स फैल रहे थे, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, जब कभी आपको एक वीडियो इफ यू शेयर विद पीपल, सो वो टाइम पे, हाँ, सो वो टाइम पे क्या होगा कि आप वो जो वीडियोस है, यू सिंपली जस्ट post those videos to you send those videos to many people at a time। तो इसको फेसबुक ने क्या किया, लिमिट कर दिया टू 5 पीपल, दैट्स इट। वो उतना ही अपने साइड से कर सकता है, बिकॉज उसके आगे हम लोग व्हाट्सएप को लायबल नहीं कंसिडर कर सकते कोई भी चीज के लिए। सो बस वो कर दिया। तो आपको अभी जब भी अगर कोई पोस्ट मिलता है, वो अगर आगे कहीं फॉरवर्ड किया हुआ है तो ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ था। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नैपस्टर जो है, इसके केस में क्या हो रहा है कि एक 19 साल का बच्चा है और फिर वो एक उनका एक ग्रुप बनता है जो है नैपस्टर नाम का एक पोर्टल चालू करता है, जहां पे स्टार्टिंग में जब इसने ये चालू किया तो क्या था कि आपस में लोग एक दूसरे के साथ म्यूजिक शेयर नहीं कर पा रहे थे। एंड ये 90s का, लेट 90s का टाइम है, मतलब 2000 सेंचुरी जो है वो आने ही वाला है, 98 99 का टाइम है। आपको बहुत सारे लोग वो रेडियो लेके घूमते हुए मिलते थे यूएस में, कंधे पे रेडियो लेके, एकदम जो म्यूजिक के फैन होते थे। आपने वो पुराने एल्बम्स में देखा रहेगा बहुत बार, ये टाइम था वो। अब क्या है कि जब अगर मुझे किसी के साथ अगर म्यूजिक शेयर करना है तो कंपलसरी हम लोगों को कैसेट्स या वो सीडी परचेस करना पड़ता था। इंडिया में वो सीडी जो है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, क्योंकि हर किसी के पास सीडी प्लेयर नहीं रहता था। लेकिन नॉर्मल वो जो कैसेट के लिए हम लोग के पास जो कैसेट प्लेयर होते हैं वो होता था, ठीक है। सो म्यूजिक शेयर करना, इंटरनेट, ये काफी नया कंसेप्ट था। मतलब एक्टिवली अगर आप देखेंगे लोगों ने इंटरनेट यूज करना जो चालू किया वो 91 92 से चालू होता है, और वो भी ऑफिस में और वैसे ज्यादा था। इंडिविजुअल होम में फिर भी उसका यूज बहुत कम था। ईमेल अकाउंट्स भी यूज करना तभी से चालू किया। आपने अगर वो फ्रेंड्स सीरीज भी देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा 92 93 का टाइम था जब इंटरनेट थोड़ा पॉपुलर हो रहा था, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड था। मतलब आपको कोई बहुत बड़े वेबसाइट्स या बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे तभी भी नहीं मिलते थे। तो यूएस में वो हाल था। वो टाइम पे ये पर्सन जो है वो एक साइट चालू करता है जहां पे मेरे पास अगर कोई वीडियोस है मैं उस पर पोस्ट करूंगा, कोई दूसरे के पास वीडियोस है वो वहां पे पोस्ट करेगा, आपस में हम लोग शेयर करेंगे। तो धीरे धीरे ये तो एक नॉर्मल वेबसाइट से चालू हुआ था, धीरे धीरे जो है इसको वो जो पर्सन है जिसने ये नैपस्टर चालू किया वो इसको बड़ा बनाते गया। ये शॉन करके जो पर्सन है ये इसको बड़ा बनाते गया, और बड़ा बनाने के बाद में एक टाइम पे ऐसे आ गया कि देयर आर लैक्स ऑफ पीपल, एज यू कैन सी 98 99 में चालू किया एंड बाय 2001 वहां पे 26.4 मिलियन यूजर्स वे देयर जो आपस में म्यूजिक शेयर कर रहे थे। और इससे क्या हो गया, ये पूरा उसने एक ई कॉमर्स बिजनेस बना दिया। मतलब he'll just say कि ओके मंथली यू पे $10 $20 या $5, वो टाइम पे जो केस था उसके हिसाब से, एंड यू कैन एंजॉय अनलिमिटेड म्यूजिक। तो अब क्या था कि अगर मैं सोनी या कोई दूसरे म्यूजिक कंपनीज जो है जैसे यहाँ पे दिए हुए, उनके अगर मैं कोई एक सीडी परचेस करूंगा तो एक सीडी सपोज $5 या $10 का आ रहा है या $15 का आ रहा है, और यहाँ पे $5 में मुझे नेटस्केप पे मेंबरशिप मिल रहा है जहाँ पे वो जो भी लेटेस्ट एल्बम्स या सीडीज आते हैं, कोई बैंड के कोई नए जो सॉन्ग्स रिलीज होते हैं वो सारे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो व्हाई शुड आई गो एंड परचेस अ सीडी, सिंपल है। तो क्या हो गया, यही सेम चीज था कि हर कोई आके इसका मेंबरशिप परचेस करने लगा अभी, और धीरे 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 उसका बिजनेस अगर आप देखेंगे सो $300 मिलियन का मतलब इतना लॉस हो गया जो म्यूजिक कंपनीज थे इनको। और फिर उन्होंने क्या किया, ये नेटस्केप के अगेंस्ट ये सब ने मिलकर केस फाइल कर दिया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोनी म्यूजिक कंपनी एंड अदर मेजर रिकॉर्डिंग कंपनीज जो है
उन्होंने क्या किया कि एक बंदा कोई अगर सीडी परचेस करता था वो जाके नेटस्केप पे अपलोड करेगा और कोई परचेस करता ही नहीं था, तो जो $15-20 एक बार में किसी ने लिया या और कोई जिसको इंटरनेट यूज करने नहीं आता था वो ही लेते थे। तो स्टार्टिंग में अगर मेरा 10,000 सीडी अगर बिक रहा था एक म्यूजिक का, तो अभी वो कम होके डायरेक्टली 200-500 हज़ार पे आ गया। सो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। सो उसका मेन रीजन क्या था? नेटस्केप। बिकॉज एक बार ऑनलाइन गया एक सीडी, तो उसके बाद में कोई भी आके जो है वो उसके ऊपर सॉन्ग्स जो है वो यूज करता था, है ना। सो इफ यू नोटिस नाउ हियर कि दिस वाज द प्रॉब्लम विद देम, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम था, उसकी वजह से सारे म्यूजिक कंपनीज ने जो है वो केस फाइल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि म्यूजिक कंपनीज को टोटल जो है वो $300 मिलियन का लॉस हो गया। ये वो टाइम की बात है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी कि जो रजिस्ट्रेशंस एक RII करके एक जो मेन बॉडी होता था उनका, दैट इज रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, उसने क्या किया, मेजर रिकॉर्डिंग कंपनीज जो भी थे वो सबने मिलके केस फाइल कर दिया इसके ऊपर, स्टेटिंग कि भाई ऐसा कुछ जो है वो नहीं चलेगा। सो यहाँ पे वही दिया हुआ है। और उसके बाद में उसके ऊपर केस चला और ये सारे कंपनीज जो है वो फिर बता दिया कि हाँ ये हो रहा था। और आप अगर देखेंगे सम इंडिविजुअल बैंड्स आल्सो फाइल अ केस ऑन नेपस्टर, क्योंकि वो उनके जो म्यूजिक एल्बम्स जो सीडीज थे उसको फ्री में म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स यहाँ से डायरेक्ट जा रहे थे। जैसे रॉक बैंड्स है, उन्होंने भी देखा डेमो ऑफ दैट सॉन्ग, वो भी वहां पे मिला। आई डिसअपियर वाज इवेंचुअली प्लेड ऑन द रेडियो। मतलब आप देखो कि रेडियो वाले जो है वो भी नैपस्टर से सॉन्ग उठा के रेडियो पे प्ले कर रहे थे, इतना बड़ा वो मार्केट बन गया था। सो वेल नोन आर्टिस्ट जो है उन्होंने भी केस फाइल किए, बराबर है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेडियो हेड UK बैंड प्री रिलीज सम ट्रैक ऑफ देयर एल्बम Kid A onto a Napster and this album subsequently became number 1 in the US। मतलब हर कोई आके, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया कि कोई आके अपने, इतने सारे लोग थे, 26 मिलियन यूजर्स हुए थे, मोर देन 26 मिलियन। तो लोग अपने नए एल्बम्स भी आके यहाँ पे एडवर्टाइज करते थे सो दैट लोग पसंद करें और वो हर कोई उसको सुने। तो एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे मिल रहे थे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा मार्केट बन गया था, एक कितना बड़ा कंपनी हो गया था नैपस्टर। तो फाइनली जब ये केस फाइल हुआ तो वो टाइम पे क्या हुआ, फाइनली ऑन March 5, 2001 एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल एक्शन एन ऑर्डर वाज इशूड आस्किंग नैपस्टर टू सीज ट्रेडिंग ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल, कि जो जो म्यूजिक सॉन्ग्स के आपके पास कॉपीराइट है सिर्फ वही सॉन्ग्स आपके साइट पे होने चाहिए, दूसरे कोई सॉन्ग्स नहीं रहने चाहिए, बराबर है। नैपस्टर कंप्लाइड विद दिस ऑर्डर बट ट्राइड टू मेक अ डील। अब जाके जो है नैपस्टर को लगा कि मेरा जो पूरा बिजनेस है वो बंद हो सकता है। तो फिर वो क्या गया, ये म्यूजिक कंपनीज के साथ में डील फाइनल करने लगा कि भाई मैं आपको पास्ट में 2-3 साल में जितने भी सॉन्ग्स हम लोग के वेबसाइट पे आए हुए हैं, शेयर हुए हैं, वो सबके मैं आपके पास से कॉपीराइट फीस जो भी है उसका मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। केस मत करो, कंपनी बंद मत होने दो मेरा, ऐसा। सो इन फॉलोइंग ईयर्स अ डील वाज अग्रीड with Bertelsmann AG, a German media company to purchase Napster's assets। अब देखो क्या हो गया कि फिर भी म्यूजिक कंपनीज वे नॉट रेडी, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। तो अभी वो जब केस फाइल कर रहे हैं तब अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है अब मैं आके आपके म्यूजिक के जो कॉपीराइट है वो परचेस करूंगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट, मतलब वो कंपनी अपने खुद के जो असेट्स है वो उसको बंद ही करना है। तो कोई खरीदेगा तभी पैसा आएगा और वो पैसा लेके ही वो आगे म्यूजिक कंपनीज को पे करेंगे, उनके कंपेंसेशंस देंगे। तो यहाँ पे एक कंपनी आया जो नैपस्टर को खरीद रहा था, बट उसने क्या बोला, वो $8 मिलियन ही देंगे, ठीक है। सो अगर अभी नैपस्टर को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना उसको बाकी म्यूजिक कंपनीज को एज अ कंपेंसेशन देना है, तो उसने खुद को क्या किया, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो बैंकरप्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, सेल जो भी था उसका म्यूजिक का वो बंद हो गया, साइट क्लोज हो गया, बराबर है। सो उसके आगे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में ये नैपस्टर जो है इसको रॉक्सियो एन्क्लेव ने परचेस किया। बिकॉज ये परचेस क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि इस पे 26 से ज्यादा मिलियन यूजर्स है। तो कोई भी अगर इसको अपने बिजनेस के लिए परचेस करेगा और वो कहीं ना कहीं अगर म्यूजिक रिलेटेड रहेगा, आप बाद में पेड सर्विस भी चालू करो तो डायरेक्टली आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल गया। सो इसके लिए लोग इसको परचेस कर रहे थे। प्रेस प्ले इज एन ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर दैट वाज क्रिएटेड इन 2002, बराबर है। तो एक ऑनलाइन म्यूजिक स्टोर चालू हो गया, जॉइंट वेंचर बिटवीन सोनी एंड यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप।
अब सिंस दिस टाइम पीयर टू पीयर सर्विस सच एज, अब देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पीयर टू पीयर सर्विस जो थे उसके ऊपर कॉपीराइट ओनर्स जो थे वो सब जाके ऐसे केस फाइल करने लगे, मतलब नैपस्टर जैसे और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे. Many individuals have not been sued in the US and Europe, and the association of this service with the spyware and adware has damaged these services. So eventually पॉपुलैरिटी जो है ऐसे सर्विसेज का कम हो गया और लीगल सर्विस वापस पिक्चर में आने लगे. फिर वो इंडिया में आया. इंडिया में आप देखोगे तो सीडी डायरेक्टली परचेज हो रहे थे. तो ये कुछ वेबसाइट्स जो है वो वहां पे बैंड हो गए. तो उसके बाद में इंडिया में भी ऐसे साइट ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, बिकॉज तब तक इंडिया में WTO अग्रीमेंट साइन हो गया था और उसके रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो गए थे. तो हाँ, अलग से वो म्यूजिक के मूवीज के सीडी बिकते थे, वो अलग है. लेकिन इंटरनेट के ऊपर आपको ये टॉरेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पायरेसी मिलता है अभी के टाइम पे. सो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया लीगल एक्शन फाइल किया अगेंस्ट नैपस्टर. क्या बोला? नैपस्टर यूजर वे डायरेक्टली वायलेटिंग द कंप्लेनेंट कॉपीराइट. बराबर है, जिसने कंप्लेन फाइल किया है. कंप्लेनेंट मतलब जिसने कंप्लेन फाइल किया उसकी कॉपीराइट डायरेक्ट वायलेट हो रहे थे. अब Napster was specially there for music industry, music sharing only. तो उसके वेबसाइट के ऊपर सारे सॉन्ग्स किसी के भी कॉपीराइट नहीं है. तो अब Napster को तो ये पता नहीं होगा, ये सवाल ही नहीं आता है कि सारे सॉन्ग्स या मोस्ट ऑफ 90 to 95% सॉन्ग्स जो भी Napster पे थे वो सब में उसके पास कॉपीराइट्स नहीं थे. बराबर है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला? Napster जो है वो इनडायरेक्टली वायलेटिंग द कंप्लेनेंट्स कॉपीराइट. Napster वाज लायबल फॉर वायलेशन ऑफ दिस कॉपीराइट. कंप्लेनेंट के जो भी है, Napster वाज लायबल फॉर विकीरियस वायलेशन ऑफ कंप्लेनेंट कॉपीराइट्स. मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना ये बड़े कंपनीज को. लीगल आर्ग्यूमेंट. अब देखो Napster जो है वो आके कुछ तो बकवास करता है, कोई एक लीगल पॉइंट्स उसने नहीं बोले. Napster क्या बोला? Did not dispute the allegation of direct violation by its user. Therefore, the court accused that at least some of Napster's user to be direct violations through their activities of reproducing and distributing copyrighted material without the permission. मतलब एक सीडी लेके आप डायरेक्टली Napster पे अपलोड कर रहे हो, हजारों लाखों लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट कॉपीराइट वायलेशन हो ही रहा था. Now, contributory violation of copyright required that the defendant should have or some of the knowledge of the direct violation undertaken by the exterior party and must have materially contributed to direct violation. मतलब Napster ऐसे बोल सकता है कि ओके हर एक इंडिविजुअल जो सीडी अपलोड हुआ था Napster पे उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि उसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि एक भी सॉन्ग जो Napster पे था उसको कॉपीराइट वायलेट नहीं कर रहा था. तो उसने अगर एक भी जगह पे अगर एक्शन नहीं लिया है देन Napster इज रिस्पॉन्सिबल, राइट. और इसी के लिए देखो आज के टाइम पे टेलीग्राम के ऊपर भी आपको ऐसे म्यूजिक चैनल्स मिलेंगे, मूवी चैनल्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और आप एक भी अगर कंप्लेन फाइल करेंगे ना तो दे टेक एक्शन अगेंस्ट सच चैनल्स ऑन टेलीग्राम एज वेल. ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लीगल केस में नहीं पढ़ना है. अगर लीगल केस में पढ़े तो टेलीग्राम बंद ही हो जाएगा. सो टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सच लीगल इश्यूज, उनको पता है कि ये कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, पायरेसी हो रहा है टेलीग्राम पे. टेलीग्राम को खुद को तो पता ही है, उनको सब जगह पे हो रहा है. उनको पता है कि हाँ देयर आर चैनल्स, अगर मैं ढूंढ सकता हूँ तो ऑफ कोर्स जिसने टेलीग्राम बनाया वो तो ढूंढ ही सकता है. लेकिन उनके पास ये पॉइंट है, दैट इज द वैलिड पॉइंट, कि वी हैव प्रोवाइडेड वन चैटिंग सर्विस, अ फैसिलिटी टू अपलोड डाउनलोड वीडियोस, फाइल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now, if user files a complaint, we take action against that. लेकिन अगर कोई complaint फाइल नहीं करता है, then we cannot monitor this many activities. तो बस यही पॉइंट है यहाँ पे. So वही आपको दिया हुआ है कि there are 12,000 files that had been subject to copyright violation on Napster. मतलब आप देखो कि 12,000 से ज्यादा सॉन्ग्स थे Napster पे. So material contribution demonstrated by Napster's provision of the site and facilitated using the direct violation of this activity. बस वही चल रहा है. Defense by Napster. अब देखो Napster जो है वो बोलने के लिए कुछ तो बोल रहा है. Firstly, Napster argued that their right to free speech allowed. अब राइट टू फ्री स्पीच, या मैं किसी के साथ जो मेरे फ्रीडम्स है, फंडामेंटल फ्रीडम्स जो भी मिल रहे हैं हम लोग को, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस. तो मैंने एक वेबसाइट बना के मेरे फंडामेंटल राइट्स यूज किए थे, लेकिन आप वो राइट्स यूज करने के टाइम पे कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर सकते. अगेन बहुत बच्चे जैसा पॉइंट दिया था. सेकेंड क्या है? Napster argued that the placement of any ban against the company
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सफरिंग्स हो जाएगा, कंपनी के साथ में जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है उनका भी होगा, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का तकलीफ हो जाएगा, उनको जॉब का तकलीफ हो जाएगा, सो बेटर कि आप कंपनी को बंद ना करो, ये ऐसा बोला। देन नेक्स्ट थर्ड क्या बोला कि लीगल प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द क्रिएटर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी शुड नॉट बियर द बर्डन ऑफ प्रिवेंटिंग कॉपीराइट वायलेशन। मतलब वेबसाइट वॉज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन ड्यूरिंग दिस टाइम, सो अगर मैंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके कोई एक बेटर सर्विस अपने ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो टाइम पे मेरे ऊपर कॉपीराइट वायलेशन नहीं आने चाहिए। सो अगेन दिस वॉज नॉट अ वैलिड पॉइंट। The court determined that despite Napster non-infringing use, this principle did not apply to Napster possessed actual knowledge। मतलब चलो वो बोल सकता है कि जैसे फेसबुक बोल सकता है कि फेसबुक लाइव फैसिलिटी यूज करके कोई अगर किसी को धमका रहा है, रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बराबर है, कहीं ना कहीं लोगों को अगर रेडिकल बनाया जा रहा है, आईसीस में भर्ती हो रहा है, तो अगर फेसबुक को आप जब तक कंप्लेन फाइल नहीं करते तब तक फेसबुक अपने हाथ ऊपर कर सकता है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि फेसबुक को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि उसके सारे फेसबुक लाइव फैसिलिटीज यही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही नैपस्टर जो है वो हाथ ऊपर नहीं कर सकता, बिकॉज अगर 12,000 से ज्यादा म्यूजिक फाइल्स है उसके पास, तो उसको थोड़ा तो पता होना ही चाहिए ना कि इतने सारे म्यूजिक फाइल्स अगर आपस में यूजर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से शेयर हो रहे हैं तो मेरे पास उसके कॉपीराइट्स है या नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यूएस में हम लोग के पास एक डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है, ये इंडिया में नहीं है, डीएमसीए वाला जो एक्ट है ये यूएस का है। तो एज पर दिस एक्ट देयर पीस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेशन अलाउ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी to provide connection for material that is temporarily stored on its service with impunity under certain conditions। तो आईएसपी अगर बोलेगा कि ओके कौन से सॉन्ग्स कहां से लोग डाउनलोड कर रहे थे, कहां अपलोड कर रहे थे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो टाइम पे वो हाथ ऊपर कर सकता है, आईएसपी हाथ ऊपर कर सकता है। लेकिन जिसका वेबसाइट पे ये कंटेंट अपलोड या डाउनलोड हो रहे थे वो हाथ ऊपर नहीं कर सकते। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द डिसीजन क्या बोला, नेपस्टर को बंद कर दिया, दैट्स इट। और उसके बाद में वो जो भी है बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, एज यू कैन सी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया 2002 में, उसके सारे एसेट्स उसने सोल्ड कर दिए रॉक्सियो को, एंड उसके बाद उसके जो भी सब्सक्राइबर्स थे वो सबको न्यू सब्सक्रिप्शन परचेस करने का ऑर्डर आ गया। तो जिसने परचेस किया उसमें से आधे लोगों ने भी अगर परचेस किया तो रॉक्सियो का बिजनेस तो स्टार्टिंग में एकदम किक स्टार्ट हो गया। नाउ अभी अगर हम लोग कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट है उसके बेस के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे तो सबसे पहले आपको 4 फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना है। कौन से 4 फैक्टर्स है? पर्पस ऑफ द यूज, मतलब कोई एक सॉन्ग्स अगर वहां पे थे तो आप क्या पर्पस से यूज कर रहे थे, आपने पेड सर्विस चालू किया था, अगर कमर्शियल या पेड सर्विस चालू किया है तब तो बहुत तकलीफ की बात है। नेचर ऑफ द वर्क फॉर विच डेटा इज बीइंग यूज्ड, अमाउंट ऑफ वर्क विच इज यूज्ड, है ना, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। और उसके आगे अगर आप देखेंगे द इफेक्ट ऑफ यूज ऑन द मार्केट, मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो उससे म्यूजिक कंपनी को या मार्केट को कितना बड़ा या छोटा लॉस हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे पर्पस ऑफ द यूज, नेपस्टर, द रीजन व्हाई आई फेल्ट दैट दिस फैक्टर does not favor fair use of is the first of all the use of music is not transformative and secondly the user of Napster gained a commercial benefit। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप पैसा दे रहे हो और मेंबरशिप ले रहे हो और उसके बेस के ऊपर आपको कहीं ना कहीं फ्री में इतने सारे सॉन्ग्स मिल रहे हैं। आप देखो कि टॉरेंट जो है वो आपके पास से पैसा नहीं लेता है, टेलीग्राम आपके पास से पैसा नहीं लेता है। टेलीग्राम टॉरेंट जो है वो आपको ऐसा नहीं बोलता है कि सब्सक्राइब फॉर दिस मेनी सर्विसेज एंड देन आप चाहिए उतने पायरेटेड मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, नहीं, ये पॉइंट आ ही नहीं रहा। टॉरेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहा है और बाकी सर्टन बेस से, सो दे आर नॉट एक्टिवली पुटिंग एनी सच थिंग्स देयर। नेपस्टर का गलती क्या था कि उन्होंने अपने सर्विस को कमर्शियल बनाया। सो यू रीड समथिंग फ्रॉम एन ओल्ड टेक्स्ट एंड कमेंट ऑन इट बाय गिविंग अ सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन रिटन। समटाइम्स when your suggestions are read and implemented it might lead to an improved version of something that already been exist। तो Napster खुद के सर्विसेज को और बेटर ही बना रहा था सजेशन लेके। so in cases that data is said to be fair use because you have contributed in finding out something with the new utility value, all these new things that you have created will serve a new need and will have new audiences of the users। तो आप लोगों को लेके आए, लोग खुद से नहीं आए, आपने बताया कि ओके यहाँ पे आपको $5 में फ्री में म्यूजिक मिल पाएगा तभी तो लोग आए ना। सो बस वही है, ओरिजिनल वर्क जो था कॉपीराइट वायलेशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नैपस्टर टाइप केस अगर इंडिया में हुआ तो
सेक्शन 107 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, कमर्शियल नेचर के लिए यूज नहीं कर रहे, देन वी कैन से कि ठीक है चलो आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा कॉपीराइट वायलेशन का। नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पस, याद रखो नॉन प्रॉफिट मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस जो फ्री में पढ़ा रहे लोगों को, लेकिन अगर मेरा एक पेड कॉलेज है, जैसे हम लोग अगर हम लोग के पास अगर भवंस कॉलेज है जो आपके पास से फीस ले रहा है एंड अगेंस्ट दैट फीस वो आपको बता रहा है कि आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बराबर है, तो आपके पास से स्टूडेंट्स के पास से फीस लिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन दैट फीस वो आपको कुछ मटेरियल या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो टाइम पे वी कैन नॉट से कि आपके यहाँ पे आप कोई एजुकेशनल के लिए यूज करें विच इज नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू फाइंड आउट वेदर द जहां पे भी अगर ऐसे कॉपीराइट वायलेशंस हुए वो कमर्शियली हुए या नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए हुए है। तो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ है तो एक बार चल भी जाएगा, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए हुआ है तो फिर आप लायबल भी रहेंगे, आपको पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, आपने जो भी प्रॉफिट करना है वो सब आपको सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ओरिजिनल वर्क। आपका अगर ओरिजिनल वर्क अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं दैट्स डिफरेंट। क्रिएटिव कैटेगरी में अगर आप अपना खुद के मटेरियल डाल रहे हैं जिसकी कॉपीराइट्स आपके पास है दैट्स डिफरेंट, लेकिन आप अगर कुछ मटेरियल डाल रहे हैं जिसके कॉपीराइट्स आपके पास नहीं है तो वी सपोज टू प्रोवाइड अ डिस्क्लेमर दैट स्टेटिंग की जो भी मटेरियल जो भी वीडियो यहाँ पे बताया हुआ है उसके राइट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ भी नैपस्टर ने नहीं किया। और दूसरी बात की कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो नैपस्टर ने यूज किया था ये भी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो वो भी देखा कि नैपस्टर ने बहुत बड़े अमाउंट में 12,000 से ज्यादा सॉन्ग्स अगर नैपस्टर के पास है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट में कॉपीराइट वायलेशन हुआ था, तो उतना बड़ा पेनल्टी आपको भरना ही पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑन मार्केट अगर आप देखेंगे द यूज ऑफ नैपस्टर लीड्स टू टू मेजर फॉर्म्स टू हार्म और टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, लॉस ऑफ सेल्स ऑफ सीडी, मतलब कोई म्यूजिक कंपनीज के सीडीज जो है वो यूज नहीं कर रहे थे, बराबर है, एंड मेनी अदर थिंग्स वे प्रोवाइडेड हियर। तो आप इजीली पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग मच डिफिकल्ट हियर, बहुत सिंपल सा स्टोरी टाइप है। कंक्लूजन आपको याद रखना है कि आपका कोई एक सर्विस है, अगर वो पेड सर्विस है या नॉन पेड सर्विस है, ऑलवेज कीप अ पॉइंट कि आपको वहां पे एक कंप्लेन बॉक्स रखना है और यूजर्स अगर कभी भी अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको वो चीजें वहां से हटा देना। क्लियर है? सो वो पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे और वही सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन इजीली रीड इट आउट। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब अगर मैं ऐसे कोई मूवीज या सॉन्ग्स या कुछ दे रहा हूँ तो वो डिजिटल लाइब्रेरी का कैटेगरी में आएगा। तो वो टाइम पे आप कमर्शियली अगर उसको यूज कर रहे हैं तो जो भी चीजें बुक्स हो या म्यूजिक हो या कोई सॉन्ग्स हो आपके पास, जैसे आप देखो कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, वो क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पे आपको म्यूजिक मिलता है, वहां पे सॉन्ग्स मिलता है, ये सब आपको वहां पे मिलता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसके कॉपीराइट्स परचेस करने हैं एंड जिसके कॉपीराइट्स रहेंगे वही चीजें आप वहां पे रख सकते हैं। अगर बिना कॉपीराइट्स के आप कुछ चीज रखेंगे तो अगेन आपके ऊपर केस होगा ही। सो एंड ओरिजिनल वर्क का मतलब क्या है कि आपने खुद के बनाए हुए, तो आप देखो कि कॉपीराइट के ज्यादा इश्यूज ना आए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, इसके लिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम अपने खुद के ही सीरीज बनाते हैं, तो लाइफ टाइम उन्हीं के पास उनके कॉपीराइट्स रहेंगे, आपने देखा रहेगा ये, ठीक है। सो इफेक्ट ऑन मार्केट क्या होगा ऐसे डिजिटल लाइब्रेरी का, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो बेसिक पॉइंट्स दिए हुए। आई होप यू कैन इजीली रीड इट आउट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी में वी कैन से कि कहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है। तो आप देखो कि एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके कोई भी सॉफ्टवेयर्स, जब हम लोग लेमिंगटन रोड पे लोग ज्यादा जाके कंप्यूटर परचेस कर रहे थे तो वो टाइम पे द प्रॉब्लम वाज कि आप डायरेक्टली लेमिंगटन पे जाते हैं, एक अपना कंप्यूटर जो है वो असेंबल करा रहे हैं और वहां के ही लोग आपको पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल के दे रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिगेस्ट लॉस फॉर माइक्रोसॉफ्ट जो लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। सो 90% यूजर्स वर यूजिंग विंडोज और उसमें से भी 80% वर यूजिंग विंडोज विदाउट लाइसेंस वर्जन, ठीक है, ये प्रॉब्लम था। उसके बाद में सिनारियोस चेंज हो गए, लेमिंगटन का डिमांड आज के टाइम पे कम हो गया है, यही सेम आप देखो यही कंपनीज ने अप्लाई किया है।
मतलब इतने बड़े आप पूरा इंडिया का जो पॉपुलेशन है आप उसको उठा के जेल में नहीं डाल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ जो भी लोग यूज कर रहे थे विदाउट लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होम पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए। तो आप हर किसी को जाके ऐसे हरेस नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो लोग आपका जो सॉफ्टवेयर है वही यूज करना बंद कर देंगे, आपका इमेज पूरा स्पॉइल हो जाएगा। सो बेटर नॉट टू डू दैट वे। सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, कुछ जो चीजें थे वो नहीं किया, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे चेंज्ड द पैटर्न। और वो पैटर्न कैसे चेंज किया उन्होंने, उन्होंने एक न्यू पैटर्न लेके आए कि भाई लेमिंगटन का डिमांड कम करो, आपको जो भी कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड है आपको हम लोग डिस्काउंट्स देंगे, परचेज योर कंप्यूटर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड जो सेलर्स है उन्हीं के पास से। जब आप स्टैंडर्ड जो लोग हैं उनके पास से जब आप परचेस करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या हो गया कि अभी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बाय डिफॉल्ट वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लाइसेंस वर्जन डाल के दे दो। यही सेम चीज हो रहा था, याद रखो। क्या हो रहा था कि आप जब कभी अगर परचेस कर रहे हैं ना तो वो आपको लाइसेंस वर्जन देते हैं। जैसे आज के टाइम पे होता है कि whenever you purchase something they provide you a license version of that। तो आपको अगर लाइसेंस वर्जन मिला हुआ है ना, मतलब आप वहां पे आपने बाय डिफॉल्ट लाइसेंस वर्जन परचेस कर लिया उसका, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगा। गेटिंग, ये बेनिफिट होता है। तो आज के टाइम पे देखो कि लेमिंगटन से ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं, मैं जाके एक स्टैंडर्ड डेल या एसर के जो हम लोग के सर्विस सेंटर्स रहेंगे वहां से कंप्यूटर परचेस करूंगा। उसका बेनिफिट क्या रहेंगे, दो बेनिफिट रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पूरा वारंटी मुझे मिल जाएगा, कुछ भी अगर बिगड़ा तो मैं जाके वहां से रिपेयर करा सकता हूँ। दूसरी बात कि ये पायरेसी का कोई इशू नहीं आएगा, मुझे जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे लीगल रहेंगे, अपडेट्स जो है वो सारे प्रॉपर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में जब असेंबल कंप्यूटर्स होते थे तो वो टाइम पे लोग ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। मतलब जो आपको कंप्यूटर असेंबल करके देते थे ना वो उल्लू भी बहुत बनाते थे कि अगर आपका कंप्यूटर ढंग से प्रॉपर चल नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर का इशू है, और वो बोलेंगे कि भाई हार्ड डिस्क उड़ गया, रैम उड़ गया, आपका 15-20 हजार का लॉस हो गया। वो हार्ड डिस्क वो रैम वो निकाल के दूसरे किसी के कंप्यूटर में लगाएंगे, वापस वहां से 15-20 हजार लेंगे। सो ये क्या हो गया, दिस वॉज द बिजनेस विच वॉज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। और अभी के टाइम पे लोग क्या क्या बिलीव करता है कि हम लोग अगर डायरेक्टली कोई एक स्टोर से, डेल स्टोर या वैसे ही कोई स्टोर से अगर परचेस करेंगे तो वहां पे एक जेन्युइनिटी रहेगा, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स के लिए हार्डवेयर वारंटी के अंदर आएगा। तो कुछ भी अगर फेल हुआ तो कंपनीज वारंटी पीरियड में आपको रिप्लेस करके दे रहे हैं। तो वो जो चीज अगर बिगड़ा नहीं है उसको अननेसेसरीली आपके पास से कोई खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना है। और 3 साल अगर आपका हार्डवेयर का अगर वारंटी पीरियड चल रहा है तो वो उतना तो आपका जो डिवाइस है उसका एज हो ही गया, 3-4 साल 5 साल, मतलब आपका कंप्यूटर अभी हो ही गया, उसका एज निकल गया, बुढ़ा हो गया अभी वो। सो वही हो गया। सो यहाँ पे इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे जो भी लोग डायरेक्ट ऐसे स्टोर से कंप्यूटर्स परचेस करते हैं ना, तो उनके लिए ये बेनिफिट हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट के पायरेसी कम हो गया, बाकी जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड होते थे उसका पायरेसी कम हो गया, और जहां से पायरेसी हो रहा था लेमिंगटन रोड उसका डिमांड कम हो गया। अब अगर ये डिमांड कम नहीं होता था तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या हो रहे थे, जॉब लॉस हो रहे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ग्रोथ ही नहीं आ रहा था ना। ग्रोथ कब आएगा, जब मार्केट में मेरा सॉफ्टवेयर बिकेगा, लोग उसको उसका लाइसेंस परचेस करेंगे, तब मैं उसको और एक्सपैंड करूंगा, उसके अंदर कुछ न्यू रिसर्च डेवलपमेंट करूंगा और उसके लिए मुझे लोग लगेंगे तो उनको मैं हायर करूंगा। तो अगर ये पायरेसी इंडस्ट्री जो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था तो उसकी वजह से आईटी कंपनीज जो है वो इंडिया में आने से डर रहे थे। आज भी बहुत सारे जगह पे हो रहा है, लेकिन लिमिट कर रहे हैं हम लोग। तो इंडिया का रेपुटेशन बढ़ रहा है, बाहर से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में आउटसोर्स होते हैं और हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पायरेसी अगर बढ़ने लगा तो आप अगर पास होके जाएंगे आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो मतलब क्या, तो लॉस ऑफ जॉब, जल्दी से हम लोग किसी को हायर नहीं करेंगे, है ना। कंज्यूमर्स जो है उनके लिए ज्यादा अपडेट्स नहीं आएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में हम लोग के सॉफ्टवेयर पायरेसी हो रहा है, कोई परचेज ही नहीं कर रहे लेटेस्ट वाले या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में, तो अगर परचेज ही नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ही नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पे अपडेट भेजूंगा ही नहीं ना, मैं ज्यादा वहां पे मेहनत ही नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा वो जगह को। तो यही है सेम। एंड प्लस नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको टैक्सेस जो है वो अप्लाई करने आना चाहिए। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग पायरेसी अगर कम कर रहे हैं तो उसके साथ में ये कंपनीज अब इंडिया में से जो कमाएगा उनको लीगली यहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आप देखो कि फेसबुक, गूगल,
ये अभी लीगली अमेजोन लीगली यहाँ पे टैक्स भी पे करते हैं और उसके सामने वो पायरेसी को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो जो भी वेज रहेंगे पायरेसी के उसको कहीं ना कहीं हम लोग कर्टेल करने की ट्राई करेंगे। जैसे यूट्यूब है, स्टार्टिंग में उस पर बहुत ज़्यादा न्यू मूवीज आपको मिल जाते थे कहीं ना कहीं ढूंढ के, आज भी मिलते हैं लेकिन बहुत लिमिट हो गया। फेसबुक बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया उन्होंने भी पायरेसी, ठीक है। सेम वे बाकी के अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पायरेसी को हम लोग लिमिट कर रहे हैं, रूल्स को और स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। और जब कभी अगर हम लोग ऐसे कोई लोगों को पकड़ेंगे तो हम लोग उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। और याद रखो ये जरूरी है, वर्ल्ड लेवल पे हम लोग का इमेज बनाना भी जरूरी है। आज के टाइम पे हम लोग डेवलपिंग लेवल पे, तो डेवलपिंग लेवल पे होने का मतलब है कि हम लोग में से बहुत सारे लोग जो है ना वो आगे भी जॉब के लिए जाएंगे, या उनको इंडिया में भी अगर रह रहे हैं तो जॉब लगेगा। तो अगर पायरेसी अगर लिमिट करेंगे सॉफ्टवेयर के, तो आपको बहुत इजीली आगे भी जॉब मिलेगा, नए कंपनीज इंडिया में हैप्पीली आएंगे, एंटर होंगे। अगर ये नहीं हुआ सिनारियो तो लोग इंडिया में आएंगे नहीं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। That's what we are discussing here. So I hope सॉफ्टवेयर पायरेसी सिंपल सा टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया है। ज्यादा इसमें अभी एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट नहीं है, इजीली आप समझ सकते हो, सीख सकते हो। सो वही है, पॉलिसीज टू अडॉप्ट टू डिक्लाइन सॉफ्टवेयर पायरेसी। इंपोर्ट ड्यूटी जो है सॉफ्टवेयर पे वो हटा दो, प्राइसेस ऑफ सॉफ्टवेयर रिड्यूस कर दो। आप ईयरली अगर कोई प्राइसेस ले रहे थे तो अभी आप मंथली भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट जैसे आज आप नया सॉफ्टवेयर लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उसमें आप ये सेम जो राइट्स है वो इंक्लूड कर दो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 50,000 का लैपटॉप ले रहा हूँ तो उसमें मेरे 5,000 जो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर है वो इंक्लूडेड है, और फिर उसके ऊपर मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो यू फाइंड कि आपको लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही फ्री के रेट में मिल रहा है। सो दिस वे दे एडवर्टाइज इन टूडेज टाइम। मीडिया कैंपेन चलेंगे पायरेसी केसेस को हटाने के लिए। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बराबर है, वो चलना चाहिए। एंड अगर केस ऐसे वायलेशन वाले कोई भी अगर मिलते हैं तो उनके ऊपर हम लोग पनिशमेंट डालेंगे, जेल होगा जैसे 7 दिन का, जो 3 साल तक बढ़ सकता है। देन फाइन होगा 50,000 से 2 लाख तक का, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डाल रहे हैं जिससे पायरेसी हम लोग लिमिट कर सके। सो दैट्स इट, हियर वी आर डन विद यूनिट 5, ठीक है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है, अब यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है, ये एक चैप्टर अगर हम लोगों का हो गया, उसके बाद में आप समझ लो कि हम लोगों का जो साइबर लॉ है उसमें कोई बड़े टॉपिक्स नहीं बचे, सिर्फ यही एक बड़ा टॉपिक है, दैट इज टैक्सेशन रिलेटेड। सो अब ये टैक्सेशन रिलेटेड टॉपिक जो है वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जो फ्रांस है, फ्रांस ने एक गाफा टैक्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। गाफा टैक्स ये अप्लाइड है, और उसका मेन रीजन क्या है कि जो गाफा टैक्स, अब देखो सबसे पहले गाफा टैक्स है क्या, गाफा GAFA, गाफा टैक्स गूगल, Amazon, फेसबुक एंड एप्पल। सो अब ये बहुत बड़े कंपनीज है, और क्या होता है कि ये बड़े कंपनीज जितना पैसा कमा रहे कोई एक कंट्री में से, उतना वो रीपे नहीं कर रहे, उतना वो टैक्स नहीं दे रहे। तो बहुत बार क्या होता है कि गूगल जो है, जैसे आप देखो कि फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक बेस्ट एग्जांपल है। इफ यू नोटिस, फ्लिपकार्ट एक सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे ना कि कोई एक चीटिंग में अगर कोई आगे रहेगा, टैक्स चोरी में आगे रहेगा, तो फ्लिपकार्ट का नाम सबसे पहले आता है। गेटिंग, दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे स्टिल डोंट ट्रस्ट ऑन फ्लिपकार्ट। बहुत बड़ा हिस्ट्री है, अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे, फ्लिपकार्ट ने आके माफी भी मांगा था जब एक बहुत बड़ा सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट पे बिफोर 3-4 ईयर्स। तो क्या था कि अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, अब ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट जो है ना वो 200 का कर देगा, और फिर 200 के ऊपर वो आपको 40% डिस्काउंट देगा। तो आप देखो 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उससे फिर भी महंगा दे रहा है आपको। क्यों? वो क्या बोल रहा है, 200 का प्रोडक्ट मैं आपको 40% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या था उसका, 100 रुपीज। सो मतलब नॉन सेल डेज में अगर मैं जाके वो प्रोडक्ट का प्राइस देखूंगा तो 100 रुपीज है, सेल टाइम पे उसका प्राइस वैल्यू आपने 200 करके आप मुझे उसको 40% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब फिर भी आप मुझे 100 से महंगा ही दे रहे हैं। एंड यू से कि आप सेल पे, आपके वेबसाइट पे सेल चल रहा है। दूसरी बात, फॉर 7 years
एक कंपनी जो अमेजोन के कंपटीशन में 7 इयर्स वो खुद को स्टार्टअप ही बता रहा था, मतलब वो गवर्नमेंट को बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है टैक्स भरने के लिए, इतना भिखारी कंपनी है ये, ठीक है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर कोई कंपनी 7 साल तक अगर खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं स्टार्टअप हूँ और इंडिया में मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने बड़े लेवल पे ये टैक्स चोरी हो रहा था। अब हम लोग आते हैं जो बड़ी कंपनीज इंडिया में चल रहा है। अब ये जो कंपनीज है ना, वो ये फ्लिपकार्ट के जैसा चिंदीगिरी नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट का रेपुटेशन जो है वो उतना नहीं है जितना बड़ा रेपुटेशन गूगल, अमेजोन, फेसबुक या बाकी कंपनीज का है। तो ये कंपनीज जैसे अमेजोन है, भले वो फ्लिपकार्ट की कंपटीशन में है, लेकिन आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट से बहुत आगे है वो। आई कैन ट्रस्ट मोर ऑन अमेजोन कंपेयर टू फ्लिपकार्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से। और फ्लिपकार्ट को अपने सर्विसेज बेटर बनाने पड़े, जो वो पहले चीटिंग कर रहे थे। जैसे आपको अगर मोबाइल परचेस किया, पेन ड्राइव परचेस किया, तो उसके जगह पे पत्थर आता था, सिर्फ लैंड केबल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देते थे, तो पहले फ्लिपकार्ट पे ही होता था और फ्लिपकार्ट उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता था। लेकिन मार्केट में अमेजोन आ गया, तो उसको अभी सरवाइव करना है, अपना रेपुटेशन बचाना है। तो वो रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे जो चीजें है ना उसको बेटर बनाना चालू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अमेजोन अगर बहुत लॉयलिटी से अगर काम कर रहा है, अगर हम लोग अमेजोन के जैसा लॉयलिटी नहीं बताएंगे तो लोग एक बार अगर हम लोग के यहाँ से किसी को अगर प्रोडक्ट में अगर चीटिंग होता है तो वो वापस हम लोग के पास आएंगे ही नहीं। सो इसके लिए वो अपने सर्विसेज इंप्रूव कर रहा है, बराबर है। और उसके साथ में ये जो टैक्स चोरी हो रहा था, इसके लिए हम लोगों ने अपने टैक्सेशन पॉलिसीज में भी चेंजेस किया हुआ है। अदरवाइज मेनली पहले प्रॉब्लम क्या होता था, अमेजोन वो बोलेगा हम लोग का टैक्सेशन पॉलिसीज जो है, ठीक है, टैक्स अप्लाई किस पे होता है, बाइंग पे और सेलिंग पे। दैट इज टैक्स इज अप्लाइड ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं कोई सर्विस बाई या सेल कर रहा हूं या गुड्स बाई या सेल कर रहा हूं। अमेजोन बोल रहा है भाई ना मैं कुछ बाई कर रहा हूं ना मैं कुछ सेल कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसपे लोग मर्चेंट्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट रखते हैं, कस्टमर आता है, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपको अगर टैक्स चार्ज करना है तो आप टैक्स किस पे चार्ज करेंगे, जो मर्चेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे। आई एम जस्ट अ इंटरमीडियरी, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो टैक्स ही नहीं भरते थे, और हम लोगों के पास जो टैक्सेशन पॉलिसीज थे उसमें भी ये सारी चीजें मिसिंग थे। तो वही हम लोग अभी धीरे धीरे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वही चल रहा है, और वो आज भी चल रहा है, आगे भी वो चलते रहेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स अगर आता है तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई करने के लिए क्या चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे उस पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये टैक्स चोरी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, उसी को हम लोग कर्टेल करने की ट्राई कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी वी हैव अ टग ऑफ वॉर ऑन द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब होता क्या है कि आप समझो कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब कोई एक कंपनी जैसे गूगल है, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि गूगल कम्स फ्रॉम यूएस, तो अपने सर्वर्स जो थे मेन वो भी वो यूएस में रख रहा था। तो आप देखो कि इंडिया का जो डेटा है वो यूएस में जा रहा है, तो कभी भी अगर हम लोगों का वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम होता है यूएस के साथ में, तो हम लोगों से ज्यादा डेटा हम लोगों के बारे में यूएस के पास होगा, उसके मिलिट्री के पास होगा, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि स्टार्टिंग में यूएस वाज सपोर्टिंग मोर टू पाकिस्तान, अभी वो फॉरेन रिलेशंस में जो भी इक्वेशंस थे वो चेंज हो गए, लेकिन बाद में फ्यूचर में अगर वापस चेंज हो गया, वापस अगर यूएस पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करने लगा, एंड एज वी नो वी आर एट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन एवरी ईयर, every time 24/7 365 we have a war like situation with Pakistan. So अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन हम लोगों के साथ, हम लोगों का कोई कंट्री के साथ है, और यूएस जिसके पास हम लोगों का सारा डेटा है, फेसबुक यूएस को यूएस में, गूगल यूएस में, बराबर है। अब ये दो को ही ले लो, बाकी सब छोड़ दो, ट्विटर यूएस में। तो अगर आप ये बड़े बड़े कंपनीज की अगर बात करेंगे जो यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उनके पास कितना सारा डेटा है, और अगर वो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे तो हम लोगों के सिटीजन का, हम लोगों के गवर्नमेंट जो मिनिस्टर्स रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, उनका
इंडिया से ज्यादा डेटा, इंडिया से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगा एंड दे कैन इजीली सप्लाई द सेम इंफॉर्मेशन टू आवर एनिमी कंट्री. So that will create a havoc kind of a situation for us. So that should not happen. So इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? There is a taxation principle. Two taxation principles are there. One is resident based tax and second is source based tax. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ Google, which is coming from US. Okay. So अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसको resident based tax पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो they should pay tax to US. लेकिन अगर सोर्स बेस्ड टैक्स से अगर कंपेयर करेंगे हम लोग सो दे शुड पे टैक्स टू इंडिया, जो उनका इंडिया से अर्निंग हो रहा है. तो वही चीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि वेयर शुड दे पे टैक्सेस, टू यूएस वेयर दे आर रेसिडेंट और टू इंडिया जहां से उन्होंने कमाया. तो अगर वो इंडिया में अगर पे नहीं करेंगे तो आप देखो कि हम लोग इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा. अगर वो सारा कमा के अगर यूएस में ही लेके जाएंगे, इंडिया में अगर वो टैक्स भी नहीं देंगे तो हम लोग का बेनिफिट ही क्या है. Getting. So as per the Indian Income Tax Act 1961, India taxes their resident on their global income. So अगर आप इंडिया में रहते हो लेकिन आपका बिजनेस यूएस में चल रहा है या आप टेम्पररी यूएस में गए हो, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो टाइम पे आपका ग्लोबल इनकम मतलब इंडिया से और आउट ऑफ इंडिया से क्या इनकम आ रहा है उसके ऊपर टोटल आपके टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं. एंड जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, एनआरआई है, सो उनके इनकम सोर्सेज इन द कंट्री, मतलब अगर मैं यूएस सिटीजन हूं, इंडियन सिटीजन नहीं हूं, तो इंडिया से मेरा जितना भी अर्निंग हुआ है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा. वो टाइम पे हम लोग यूएस से टैक्स अप्लाई, यूएस में अगर आपका कोई अर्निंग हो रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं अप्लाई करेंगे. तो जैसे अगर गूगल है तो गूगल का यूएस में कितना अर्निंग हो रहा है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है. वो यूएस में जाके उसका जो भी अर्निंग है वो वहां पे टैक्स पे करेगा. लेकिन आपने इंडिया से कमाया हुआ है, यू आर नॉन रेसिडेंट टू इंडिया, तो आपने इंडिया से जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है, इंडिया से जो अर्निंग हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स भर दो, बाकी का जो भी आप है वो आप अपने कंट्री में देख लो. क्लियर है? वो यहाँ पे दिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, ये जो है ना, ये पॉइंट की वजह से बहुत बार डबल टैक्सेशन प्रॉब्लम्स आ रहे थे हम लोगों को. डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि आप इंडिया में भी टैक्स पे कर रहे हैं और आप जो कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं ना वहां पे भी आप टैक्स पे कर रहे हैं. सो आपके डबल टैक्सेस हो गए अभी. सो उसको अवॉइड करने के लिए तो आप सोचो कि अगर मैं यूएस में मेरा बिजनेस चल रहा है तो यूएस में सपोज 20% टैक्स है और इंडिया में, इन इंडिया आई पे 30% टैक्स. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये 20 और 30 50% टैक्स अगर मैं भरूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या. गेटिंग? ये डबल टैक्स हो गया. डबल टैक्स का मतलब क्या है कि अगर कंट्रीज जो है वो अब खुद का लॉस नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट खुद का लॉस नहीं करेंगे. सो इंडिया तो बोलेगा ना कि भाई गूगल ने जो भी इंडिया से कमाया हुआ है उसके ऊपर आपको यहाँ पे तो 30% के हिसाब से टैक्स देना ही है. और यूएस बोलेगा कि भाई आपने इंडिया में भरा उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इतना इनकम आपका यूएस में आया तो उसके ऊपर आपको हम लोग के टैक्सेशन रूल के हिसाब से 20% टैक्स भरना है. सो गूगल जो भी है वो तो 50% टैक्स भर रहा है, तो उनका रिवेन्यू बचा क्या, वो सैलरी और ये सब निकालेंगे तो उनका ग्रोथ कैसे होगा. तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे, याद रखो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करता है. और ये ग्रुप्स के बीच में नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि 10-15 कंट्री साथ में ऐसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट अप्लाई करते हैं. ये कोई दो कंट्रीज ही आपस में ऐसे टैक्सेशन पॉलिसीज या अग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं. और वो भी कब करेंगे हम लोग, जब भी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का वो कंट्री के साथ में अच्छा बिजनेस चल रहा है और जितना हम लोग वो कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं उससे कम वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं. ये समझना बहुत जरूरी है. एक्सपोर्ट इज मोर बराबर है कंपेयर टू इंपोर्ट. तो इफ एक्सपोर्ट इज मोर एंड इंपोर्ट इज लेस फ्रॉम दैट कंट्री, जैसे सपोज वी हैव सिंगापुर, तो ये जो सिंगापुर जो है इसमें क्या है हम लोग के पास बेनिफिट कि जितना हम लोग वहां से सामान मंगाते हैं उससे ज्यादा हम लोग वो कंट्री में सामान बेचते हैं. सो जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो नहीं है हम लोगों का. ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, हम लोगों का एक्सपोर्ट वो कंट्री में कम है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा है. जैसे चाइना के साथ हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है. अगर मैं 100 करोड़ का सामान अगर चाइना को बेचता हूं, ठीक है, अगर 100 करोड़ का सामान इंडिया से अगर चाइना में जाता है उसके सामने 1000 करोड़ का सामान, सॉरी 1000 नहीं, वी कैन से 500
700 करोड़ का सामान जो है वो चाइना से आता है इंडिया में, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये ट्रेड डेफिसिट हो गया। मतलब हम लोग ऑलरेडी उनके साथ यही सिचुएशन पे है जहां पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड डेफिसिट कम करें, है ना, हम लोग यही सोच रहे हैं। तो अभी वो हम लोग सोच ही रहे हैं। और उसमें अगर आप बोलोगे कि भाई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब है कि अगर मैंने इंडिया में चाइना में टैक्स भर दिया, जो भी चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में सामान बेच रहे या इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि भाई हम लोग चाइना को टैक्स भर रहे, तो हम लोग इंडिया में टैक्स नहीं भरेंगे, तो इंडिया का तो बैंड ही बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट ऐसे कंट्रीज के साथ ही करते हैं जहां पे हम लोगों का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या एटलीस्ट हम लोगों का लॉस नहीं हो रहा है जब उनके साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन करने में। तो अब सिंगापुर के साथ हम लोग का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है। तो चाइनीज कंपनी क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए जो इंडिया को उनको देना पड़ता है, वो कभी कभी अपने सामान को सबसे पहले अपनी कंपनी को सिंगापुर में सेटअप करेंगे, देन सिंगापुर से अपने सामान को इंडिया में लाएंगे टू अवॉइड द टैक्सेस। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला है कि भाई 80% आपका सामान अगर सिंगापुर में बना हुआ है वहां ही लोकली, तो ही हम लोग उसको सिंगापुर का कंपनी कंसिडर करेंगे। अगर 80% आपका सामान सिंगापुर में नहीं बना है तो ये सिंगापुर का कंपनी कंसिडर होगा ही नहीं, भले आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे। आपको नॉर्मल टैक्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंदर आप नहीं आएंगे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब क्या है, अगर मैंने सिंगापुर के साथ मेरा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुआ है, मैंने सिंगापुर में टैक्स भर दिया, वो सेम जो रिपोर्ट है मैं इंडिया में सबमिट कर दूंगा, इंडिया में मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बोलते हैं। So in simple word, if a person is earning money from country A and he is resident of country B, then that person cannot be taxed in country A unless a permanent establishment exists in country A. परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, आप देखो कि पहले मारुति सुजुकी आता था, अब सिर्फ सुजुकी अपना खुद का ब्रांड चला रहा है ना, क्यों, उनको हम लोगों ने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का टैग दे दिया, मतलब सालों से वो कंपनी यहाँ पे है, तो अभी हम लोग उसको इंडिया में रेसिडेंट का परमिशन या अथॉरिटी दे रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस इन इंडिया, तो इंडियन कंपनी को जो भी बेनिफिट मिलेगा वो सेम बेनिफिट्स अभी सुजुकी को भी मिल रहा है। दैट्स व्हाई अभी उसको मारुति की जरूरत नहीं है, सो इंडिविजुअली दे कैन स्टार्ट देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। हीरो होंडा, तो अभी होंडा अलग से अपने स्कूटी बाइक निकालता है, क्यों, बिकॉज अभी उसको हीरो विच इज द इंडियन कंपनी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नाउ ही बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया और इंडिया के टैक्सेशन पॉलिसी में आ गए, यहाँ के रेसिडेंट बन गए। वो अभी कंपनी भले भी अभी बाहर का ही है, लेकिन यहाँ के लोकल कंपनीज को जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, इंडिया जो भी बेनिफिट्स देंगे वो सेम बेनिफिट्स इनको भी मिलेंगे। दैट इज द मेन बेनिफिट हियर। सो एज यू कैन सी वी हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नाउ। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, हम लोग के पास दो मॉडल्स है मेनली, और एक यूएस का अपना खुद का मॉडल है टैक्सेशन के लिए, एक ओईसीडी वाला मॉडल है। अब ये जो है ना, ये अमीर कंट्रीज का मॉडल है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करते। यूएन मॉडल जो है ये हम लोगों के काम का है, विच इज फॉर डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। यूएन मॉडल इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ओईसीडी अगर आप देखेंगे तो ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज और वो मिलेंगे, और यूएस का तो अपना खुद का ही मॉडल है टैक्सेशन के लिए, वो किसी दूसरे के मॉडल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 3 टाइप के मॉडल्स हैं हम लोग के, जहां पे हम लोग फॉरेन में अगर आप कुछ कमा रहे हैं या फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर कुछ कमा रहा है, वैसे सारे सिनारियोज हो सकते हैं ना, मैं इंडिया का कंपनी हूँ यूएस में कमा रहा हूँ, या मैं इंडिया का कंपनी हूँ या पर्सन हूँ और मैं फ्रांस में जर्मनी में वहां कहीं पे अगर कुछ कमा रहा हूं, तो उसके ऊपर टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा। या फ्रांस का कोई कंपनी है जो जर्मनी में अगर अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो फिर उनके बीच में बिजनेस ट्रेडिंग कैसे होगा। तो वो सबके लिए ओईसीडी जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को टास्क एंड डेवलपमेंट, ये एक बॉडी बना हुआ है, लेकिन इसमें अमीर कंट्रीज ही है सारे, इसमें हम लोग का लेना देना नहीं है, और ये उनको ज्यादा फेवर करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये रूल्स मानते भी नहीं है। और मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ओईसीडी के रूल्स नहीं मानते, हम लोग यूनाइटेड नेशन के रूल्स मानते हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फेवर करते हैं। ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। तो हम लोग जो टैक्सेशन मॉडल्स जो अप्लाई करते हैं,
उसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में, जहां पे मैं बोलूंगा कि भाई आप अगर इतने साल से यहाँ पे हो तो आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट रूल के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप बिजनेस करो और यहाँ के जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट अपने लोकल इंडस्ट्री को देते हैं वैसे बेनिफिट आपको भी मिलेंगे, और लोकल इंडस्ट्री जो टैक्स भरते हैं वैसे आप भी भरो। दैट्स इट। ओके, सो ये वाला पॉइंट है। सो एज यू कैन सी हियर, a similar should be comprehended top to bottom with the company as per the idea of permanent establishment benefit for an undertaking one contracting states are taxable in other states। अब यूएस में क्या है, यूएस में 50 स्टेट्स जो है वो आपस में एक अग्रीमेंट के अंडर साथ में आए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेट का जो टैक्सेशन रूल्स है वो दूसरे स्टेट से अलग है। तो मेनली क्या होता था कि मैं अगर सपोज कैलिफोर्निया से हूँ और अभी मैं यूएस की कोई दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, तो वो टाइम पे मुझे वहां पे अलग से वापस टैक्स देना पड़ता था। तो वो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया में भी देखो जीएसटी जो है वो इसी के लिए ना, वन नेशन वन टैक्स जो हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने एक बार कहीं पे अगर जीएसटी फाइल कर दिया तो मुझे और कोई दूसरे स्टेट में कहीं पे भी मुझे ऑक्ट्रो या कोई दूसरा ड्यूटी या कोई दूसरे टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है। सो आप देखो कि स्टार्टिंग में वो जो बहुत बड़ा ट्रक का लाइन लगता था टोल प्लाजाज पे, टोल नाका पे, तो वो अभी कम हो गया है ना, क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस के पास में अगर ट्रक वाला अगर अपना जीएसटी स्लिप अगर बताता है तो ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट आस्क फॉर एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देम। सो a lawful idea permanent establishment is a bargaining between source and the resident state for a motivation behind taxation of the business benefits। तो आप मुझे कुछ बेनिफिट्स दो तो मैं आपके यहाँ पे आके बिजनेस करूंगा ना। द टर्म मस्ट बी सीन ऑर्डर टू लैंड एट द लेवल ऑफ मॉनिटरी एंट्रेंस विच इज इंडिकेटेड बाय द ट्रीटी पार्टनर्स लेजिटिमाइज अ कंट्री इन अ ट्रीटिंग अ फॉरेन पर्सन इन अ, मतलब फॉरेन पर्सन को भी आप इनडिस्टिंग्विशेबल वे में रेसिडेंशियल पर्सन के हिसाब से ही कंसिडर कर रहे हैं। There is no distinction between foreigner and Indian if they are coming under permanent establishment rules। I hope this is very clear to everyone। So यहाँ पे आपको क्या बोला है, benefits of owing a permanent establishment in a state of source are either exempted in a state of resident or a state of resident permits credit of taxes। बराबर है। So ये यहाँ पे दिया हुआ है, we have a structure article 5 article 5(1)। अब उसका वी हैव आर्टिकल 5 है और उसका क्लॉज 1 है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड लेज डाउन द बेसिक रूल, क्या क्या होंगे, बिजनेस को क्या बेनिफिट रहेंगे। देन आर्टिकल 5, सिर्फ आर्टिकल याद रखो, आप अंदर के इजीली एमसीक्यूज के लिए आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आर्टिकल 5 मेंशन सेवरल एग्जांपल्स ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम लोग पॉजिटिव लिस्ट में डाल रहे हैं आपको। तो आपका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आप बोल रहे हैं कि इंडिया है, जैसे गूगल ने अगर बैंगलोर में अपना अगर हेड ऑफिस अगर सेटअप किया तो वो क्या हो गया, फिक्स प्लेस हो गया। तो उसको हम लोग अलग से जो दूसरे बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो भी मिलेंगे, है ना। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ में एक नेगेटिव लिस्ट रहेगा। नेगेटिव लिस्ट मतलब जो चीज इंडिया में अलाउड नहीं रहेंगे, जो एक्टिविटीज इंडिया में अलाउड नहीं रहेगा वो होगा। सो वो बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंडिंग द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का मतलब क्या है, आई एम परचेसिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम यूएस, लाइक अमेजोन के ऊपर मुझे कोई प्रोडक्ट मिला है। अब वो जो प्रोडक्ट आएगा वो इंडिया में नहीं बनता है, वो यूएस में बनता है। सो वहां से मुझे वो प्रोडक्ट मिल रहा है, बराबर है। अब ओईसीडी कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है, उनका आपस में अच्छा सा, बहुत अच्छा सा एक बिजनेस डील है। यूरोपियन यूनियन बोलते हैं हम लोग। तो वो जो भी वो 15 या 17 जितने भी कंट्रीज है, जिसमें से ब्रेक्जिट के बाद में एक कम कर दो, तो वो सबका आपस में बहुत अच्छा सा तालमेल है। जैसे इंडिया और नेपाल में है कि आपको नेपाल में जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, कोई बड़े वीजा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, आप बहुत इजीली आ जा सकते हो। सेम वे भूटान में भी अगर आपको जाना है तो इतने कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो सेम वैसे ही फ्रेंडली रिलेशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। तो वहां पे अगर आप देखेंगे ना कि एक मॉडल टैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी थोड़े कंट्री गरीब है, थोड़े अमीर है, तो अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं, उनको टैक्स बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, और जो गरीब है उनको टैक्स ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स जो हो रहा है
उसको हम लोग कैसे टैक्सेशन में लाए। जैसे अगर गूगल है, अगर वो बोलेगा, फेसबुक है, वो बोलेगा कि मेरा सिर्फ वेबसाइट इंडिया में रन हो रहा है, बराबर है, मैं इंडिया में अपना ऑफिस नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग फेसबुक के ऊपर कोई टैक्स फाइल ही नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर गूगल बोलता है कि मेरा वेबसाइट यहाँ पे चल रहा है लेकिन मेरा जो मेन सर्वर है वो तो यूएस में ही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग टैक्सेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम वे अगर कोई आईएसपी है, बराबर है, जैसे आपने देखा रहेगा कि जो वोडाफोन और हज का केस हुआ था कि हज ने इंडिया के बाहर टैक्स हेवन प्लेसेस रहते, टैक्स हेवन मतलब जहां पे आपको 0% टैक्स या 0.5 या 1% टैक्स ही देना पड़ता है। तो हज जो है, जो इंडिया में पहले चलता था, आपने देखा रहेगा हज आता था, बाद में वोडाफोन हो गया वो। तो इंडिया में अगर वो अपने शेयर ट्रांसफर करता था, मतलब वोडाफोन अगर इंडिया में, जहां पे वो रेसिडेंट, मेन बिजनेस उसका इंडिया में ही चल रहा था हज का, तो अगर वो इंडिया में अपना कंपनी और उसके शेयर्स अगर वोडाफोन को ट्रांसफर कर रहा था, तो यहाँ के हिसाब से उसको 2000 to 3000 करोड़ टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे टैक्स हेवन कंट्री सिलेक्ट किया जहां पे जाके एक छोटा सा हम लोगों का वॉचमैन का केबिन होता है ना, उससे थोड़ा बड़ा पकड़ लो, उतना सा एक कंपनी, उसके ऊपर हज का बोर्ड मार दिया, वहां पे बोला कि ये हम लोगों का कंपनी, यहाँ पे ओरिजिनल हम लोगों का कंपनी है, और वहां पे उन्होंने हज ने वोडाफोन को शेयर्स भेज दिया, और वहां से फिर वोडाफोन घूम के इंडिया में आ गया और बोला कि भाई इंडिया में हम लोग का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कोई टैक्स भी नहीं देना है। तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उनके डिस्प्यूट चल रहे थे। फाइनली टैक्सेस और उसके ऊपर ना भरने के वजह से जो पेनल्टीज बढ़ रहे थे वो सब बढ़ के 5000 करोड़ जितना हो गया था, 5 to 6000 करोड़। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया और उन्होंने बाद में जब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे पॉइंट्स जब हाईलाइट करना चालू किया और फॉरेन कंपनीज को जब वो इंडिया में बुला रहे थे, तो वो टाइम पे अगर वो वोडाफोन का केस अगर सॉल्व नहीं करते थे तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने पे भरोसा नहीं करते थे। तो इसके लिए उन्होंने ये जो भी टैक्सेस थे जो अप्लाई हो रहे थे वोडाफोन पे, वो सेटल कर दिए। आधा टैक्स भर दो, आधा हम लोग सेटल कर देंगे। तो जो पेनल्टीज थे वो हटा दिए और जो टैक्स था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्स उनके पास से लेके सेटल कर दिया केस। ठीक है, सो ये रियल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ओके, मैंने अटेंडेंस लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट किया, आप अटेंडेंस भी मार्क कर दो साथ में अभी। ठीक है, सो दिस अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेबसाइट को भी आपको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में लाना है, सो दैट हम लोग उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर सके। वेब सर्वर्स को भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में लाना है, सो दैट हम लोग उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई कर सके। सो वही सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे देख लो। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो है उसको आपको टैक्सेशन में लाना है, इसके लिए ये वाला जो पॉइंट्स है ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों को अपने वेबसाइट पे बुला रहे हो, तो देन यू कम्स अंडर टैक्सेशन पॉलिसी। ये सिंपल रूल है। एज यू कैन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओनली। तो अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर आएंगे तभी जाके वो इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे और तभी जाके उनको यहाँ पे मेनली सारे राइट्स अथॉरिटी मिलेंगे और तभी उनका बिजनेस यहाँ पे चल पाएगा। तो वही बेसिक से पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और सब जगह पे देखो आर्टिकल 5 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यूनाइटेड नेशंस मॉडल टैक्स ट्रीटी, जो हम लोगों के काम का है। तो अगर आप देखेंगे यूएन का जो मॉडल टैक्स ट्रीटी है, this basically talks or this favors developing countries. As you can see, UN treaty based on the ideology that is developing countries are most net importers. मतलब डेवलप कंट्री अपने बहुत ज्यादा सामान जो है वो ये डेवलप कंट्रीज में भेज रहे है ना, और उनकी वजह से ये डेवलप कंट्रीज जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो कंट्रीज है ना इनको हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा फेवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा उनको बेनिफिट कर रहे हैं। सो वही हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो कैसे होंगे, जो हम लोगों का यूएन का जो मॉडल टैक्स ट्रीटी है वो क्या बोल रहा है। सो हम लोग सिंपल सिर्फ ये कंप्लीट कर देंगे। तो यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर नेट इंपोर्टर्स, उनको टैक्स का बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में भी इनका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलता है। पॉपुलेशन ज्यादा मिलता है तो आप
डेवलप कंट्रीज अपने सामान वहां पे ज्यादा भेजते हैं, लेकिन जब टैक्स भरने की बात आती है तो आप फॉलो नहीं करते। तो ओईसीडी जो है ना उसको आप हटाओ, लेकिन उसमें से कुछ रूल्स लेके आप क्या करेंगे, यूएन मॉडल ट्रीटी हम लोगों ने बनाया जहां पे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज को बेनिफिट होना चाहिए, ये टैक्स उनको मिलना चाहिए। तो प्रायोरिटी राइट्स टैक्स लेने का हम लोगों ने डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज को दिया है। अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे अभी मिडल ईस्ट के कंट्रीज है जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, जो एकदम हालत उनका फाइनेंशियली बहुत वीक कंडीशन में आ गया। एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक हम लोगों का जो कंट्री है, तो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। चाइना है, सॉरी चाइना भी डेवलपिंग में ही आता है अभी तक। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूएन मॉडल इज इजी एज कंपेयर टू OECD model. There are four distinction. The word or delivery do not appear in exclusion provision of United UN model. बराबर है। सो डिलीवरी मतलब अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी भी अगर कर रहा हूँ, मैं कोई एक स्टोरेज कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ या डिलीवर कर रहा हूँ, तो वो भी टैक्सेशन के अंदर आएगा। OECD मॉडल में डिलीवरी जो है वो मेनली टैक्सेशन में नहीं आ रहा था। जैसे अमेजोन जो है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है सिर्फ, तो अगर हम लोग OECD मॉडल अगर फॉलो करते थे तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर टैक्स ही अप्लाई नहीं होता था। देन एजेंट फॉर ओनली डिलीवरी गुड्स फॉर नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज क्वालिफाइज एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो स्टार्टिंग में देखो अमेजोन जो है वो खुद का उनका कुरियर सर्विस नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे बेसिकली, वो दूसरे कुरियर सर्विस के साथ टाई अप करके उनके थ्रू अपना बिजनेस चला रहे थे। हम लोगों ने यूएन मॉडल ट्रीटी अप्लाई किया। आज के टाइम पे आपके पास जो डिलीवरी करने के लिए कोई भी अगर पर्सन आता है वो अमेजोन का खुद का है, गोडाउन वेयरहाउस उसके खुद के, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन टू मॉडल ट्रीटी कंसर्न सिचुएशन वेयर देयर इज अ नो फॉर्मल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट येट इनकम ऑफ एंटरप्राइज इज स्टिल हेल्ड टू बी टैक्सेबल। बराबर है। तो आप अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है लेकिन इंडिया में अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप टैक्सेशन में आएंगे, ठीक है। सो OECD जो है ना वो बहुत ज्यादा फेवर कर रहा था ये सारे चीजों को, जहां पे आप टैक्स ना भरो, अपने जो सोर्स कंट्री है वहां पे टैक्स भरो। लेकिन यूएन मॉडल जो है वो कहां पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रहा है वहां पे आपको टैक्स भरना जरूरी है। सो ये बेसिक आपका डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट, दैट इज लॉ ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इन टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, क्या होता है वो। So I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स।